गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सामाजिक नियंत्रण कितने प्रकार का होता है, हम आगे वर्णन करेंगे। तो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। सामाजिक नियंत्रण जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक साधन में सबसे पहले लेते हैं हम कानून। सबसे पहले समुदाय बना, समुदाय से धीरे धीरे जो है समाज बना। तो समुदाय में व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण को बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए और इन्हीं नियमों की वजह से जो है समाज का निर्माण हुआ। तो समाज में व्यक्तियों द्वारा बनाए हुए ऐसे नियम जिसके माध्यम से व्यक्ति पर अपराध, जघन्य अपराध जैसे व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है, ऐसे नियम जो है वो कानून कहलाते हैं। तो कानून में ऐसे नियम या व्यक्तियों द्वारा बनाए गए ऐसे नियमों का समावेश है जिसके माध्यम से वो अपराध जगत से दूर रहता है या उसको कानून का डर रहता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्या आदिम कानून सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? तो इसका आंसर ये होगा कि आदिम कानून जो है वो औपचारिक साधन नहीं है सामाजिक नियंत्रण का, यह सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है। औपचारिक साधन में दूसरा जो पॉइंट है वो आता है शिक्षा का। यदि बालक स्कूल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? बचपन में वो घर पे रहेगा। घर पे रहेगा तो ज्यादा देर तो वो घर पे रह नहीं सकता, अपने मोहल्ले में घूमेगा और बहुत सारी ऐसी बातों को सीखेगा जो उसे नहीं सीखनी चाहिए। चोरी करने की आदत, नशा करने की आदत उसमें लग सकती है, बड़ा होके वो अपराधी बन सकता है। तो शिक्षा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वो अपराध पर नियंत्रण बनाए रखता है, या शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति पर अपराध का भय होता है, क्योंकि व्यक्ति खुद ये शिक्षा प्राप्त करता है कि इस प्रकार का अपराध करने पर उसको इतना दंड भुगतना पड़ेगा, इसलिए वो अपराध जगत से दूर रहता है। तीसरा है बल प्रयोग। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों में सबसे अंतिम जो औपचारिक साधन है वो बल प्रयोग है। बल प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी भी साधन के माध्यम से व्यक्ति पर या व्यक्तियों पर या व्यक्तियों के समूह पर नियंत्रण करना संभव नहीं हो, उस समय बल का प्रयोग किया जा सकता है या बल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आतंकवादियों पर नियंत्रण रखना या अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। तो इन प्रकार की गतिविधियों पर जो बहुत ही ज्यादा जघन्य अपराध है, ऐसे या ऐसी स्थिति में नियंत्रण का माध्यम सिर्फ एक ही होता है, वो है बल का प्रयोग करना, यानी कि शक्ति का प्रयोग करना। अब आते हैं हम सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों पर। अनौपचारिक साधनों में सबसे पहला साधन है विश्वास। मानव का ये विश्वास है कि अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेगा तो उसे बुरा फल मिलेगा। मानव का ये भी विश्वास है कि यदि वो बुरा कर्म करता है तो अगला जन्म उसका मनुष्य
रूप में नहीं होके पशु पक्षी के रूप में होगा। तो ये विश्वास किसमें होता है? धर्म में होता है। तो धर्म में विश्वास होने की वजह से मानव अपने व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरा है सामाजिक सुझाव। भारत में जैसे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान पुरुष हुए हैं, इन महान पुरुषों की जीवन गाथा या उनकी जयंती बनाई जाए तो उनके आदर्श पढ़ के, जैसे महात्मा गांधी ने अहिंसावादी नीति का प्रयोग किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन जो है दलितों के हित के लिए न्यौछावर कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से सेना बनाकर लोहा लिया। तो इस प्रकार का जो साहित्य है जो हम पढ़ते हैं या पढ़ाने का सलाह देते हैं, तो ऐसी सलाह से जो है व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। एक तो महात्मा गांधी की वजह से अहिंसा की नीति वो अपनाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से वो संघर्ष करता, मतलब अपराध की ओर न बढ़ के चोरी न करना, रिश्वत न लेना, अपने आप को सिद्धांतों में बांधे रखता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से, और अपना जीवन पूरा है वो संघर्ष में बिता देता है। तीसरे विचारधारा, जैसे महात्मा गांधी की विचारधारा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है, इन विचारधाराओं के माध्यम से व्यक्ति पर नियंत्रण बना रखता है। महात्मा गांधी ने बताया था कि अहिंसा ही जीवन है या अहिंसा का माध्यम ही सत्य का मार्ग है। तो वो अहिंसा करता है, मतलब हिंसा नहीं करता। जैसे किसी पशु पक्षी की या जीव की जैसे पांव के नीचे कीड़ी हुई आ गई तो उसकी भी सेफ्टी करने की पूरी कोशिश करता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से व्यक्ति जो है वो संघर्षशील रहता है, उसका जीवन जो है अपने कार्य से कभी डगमगाता नहीं है। तो ऐसी विचारधाराओं के कारण व्यक्ति पर अपने आप नियंत्रण लग जाता है। चौथा है जन रीतियां। अब यहां हमें देखना होगा कि जन रीतियां वास्तव में होती क्या है। एक व्यक्ति के विचार उसकी आदत बन जाते हैं और उसकी आदत जो है समूह की आदत बन जाती है, और समूह की आदत जो है एक प्रकार का व्यवहार बन जाता है, तो उसे जन रीति कहते हैं। और यही जन रीति जब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है तो प्रथा बन जाती है, और यही प्रथा जो है जब उसको बुजुर्गों की मान्यता मिल जाती है तो वो लोकाचार बन जाती है। तो यहां मैंने आपको जनरीति, प्रथा और लोकाचार के बारे में आपको बता दिया। अब अभी जनरीतियों का वर्णन पढ़ेंगे, उसके बाद में लोकाचार और प्रथाओं का। तो समाज में कुछ ऐसी जनरीतियां बनी हुई है जिनके माध्यम से व्यक्ति पर नियंत्रण बना रहता है। जैसे सीधे हाथ से भोजन करना, ये एक प्रकार की जनरीति है। और जनरीति बनी हुई है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, महिलाओं पर अत्याचार ना करें, सबको अपने भाई बहनों की तरह समझे। तो इस प्रकार की जनरीतियां बनी हुई है। इन जनरीतियों के होने की वजह से व्यक्ति जो है उसमें द्वेष की भावना उत्पन्न नहीं होती, वो सबको अपना समझता है। पांचवा है लोकाचार। समाज में लोकाचार बने हुए हैं, उन लोकाचारों की वजह से व्यक्ति पर नियंत्रण बना रहता है। जैसे पिता
घर का मुखिया होते हैं। कब मुखिया होते हैं? जब दादा मुखिया का पद छोड़ते हैं तो पिता घर का मुखिया बनते हैं। तो पूरे घर को कौन संभालेगा? जो सबसे उम्र में बड़ा होगा या जिसका अनुभव सबसे ज्यादा होगा वो उस पद को संभालेगा। तो संघर्ष की स्थिति से लोकाचार के माध्यम से बचा जा सकता है। उसके बाद है प्रथाएं। हिंदू धर्म में कई प्रथाएं प्रचलित है। उन प्रथाओं के माध्यम से व्यक्ति का जीवन जो है वो सरल हो जाता है। जैसे विवाह से प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार विवाह अत्यंत आवश्यक है और विवाह को दो आत्माओं को पवित्र मिलन माना गया है। तो हमें कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं होती। बड़े बुजुर्ग हमारे जीवन साथी का चुनाव कर देते हैं और विवाह के बाद जो है जो शिशु जन्म लेता है उसका लालन पोषण करना, उसको शिक्षा प्रदान करना, उसका समाजीकरण करना, ये हमारा कार्य हो जाता है। तो व्यक्ति जो है जब तक बड़ा होता है तब तक उसकी जो जिम्मेवारी है वो किसी पर निर्भर रहती है। तो ये किसकी वजह से निर्भर रहती है? ये प्रथाओं की वजह से निर्भर रहती है। सातवां अनौपचारिक साधन है वो है धर्म। धर्म क्या कहता है? सत्य बोलिए, अहिंसा का मार्ग अपनाइए, चोरी न कीजिए, पर स्त्री क्रमण न करें। तो मानव के व्यवहार पर धर्म के माध्यम से नियंत्रण बनाया जा सकता है। आठवां है कला एवं साहित्य। अब जैसे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, सम्राट अशोक की, उसके समय जो कला है, उनके समय जो साहित्य, उनका वर्णन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में देशभक्ति के भाव उत्पन्न होते हैं और देशभक्ति के भाव उत्पन्न होने की वजह से जैसे हमारा कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो हम सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, अपने राष्ट्र का निर्माण करने की ओर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। तो कला एवं साहित्य का भी जो है सामाजिक नियंत्रण में बहुत सहयोग रहता है। अनौपचारिक साधनों के रूप में नौवां है हास्य है उपहास। हास्य है उपहास के माध्यम से भी जो है व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण बनाया जा सकता है। जैसे जसपाल भट्टी नामक एक हास्य कलाकार जो टीवी के कलाकार हैं, उनका एक सीरियल आता था, नाम तो मुझे याद नहीं, पर उसमें बताया जाता था कि किस तरह से पीएचडी की डिग्री खरीदी जाती है और किस तरह से वह व्यक्ति हताश हो जाता है जिसने वास्तव में पीएचडी की थीसिस लिखी है। तो इस तरह के कार्य नहीं करना चाहिए, ये इस टीवी सीरियल के माध्यम से बताया था। तो एक व्यंग था उन पर जो पैसे से पीएचडी की डिग्री खरीदते हैं। और एक उदाहरण मैं आपके या एक एग्जांपल आपको देता हूं कि एक बार क्या हुआ कि एक महिला ने पड़ोस के बच्चे को 50 रुपए दिए कि इसमें से 40 का तुम दही ले आना और 10 रुपए तुम अपने पास रख लेना। तो बच्चे ने 10 रुपए की तो पेप्सी पी ली, अब दही कहीं नहीं मिली। तो ये इस प्रकार का व्यंग हो गया। इससे ये बच्चों पर नियंत्रण रखता है कि जिस कार्य को कहा जाए वो कार्य पहले करना है, खर्ची बाद में ले लिए। उसने खर्ची पहले ले ली और कार्य हुआ नहीं। 10वां और अंतिम जो है सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन वो है जनमत। किसी व्यक्ति का व्यवहार समाज सम्मत है या समाज विरोधी है, ये जानने के लिए भी हम जनता का सहयोग लेते हैं या जनमत का प्रयोग करते हैं। बहुत से व्यक्ति अगर ये कह देते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो अपराधी है तो उसे अपराधी मान
लिया जाता है। तो ये सारे साधन थे सामाजिक नियंत्रण के, और इन्हीं साधनों में से घुमा फिराकर आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।